लौट गया बिश्ना। जबलपुर जाने वाली गाड़ी में बिश्ना को बिठाकर रामदीन ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बिश्ना ने झुककर उसके पैर पकड़ लिए। दोनों की आंखें डबडबा आई। बिश्ना को इस पत्थरों के शहर में वही तो एक इंसान मिला था, और रामदीन को शायद वर्षों पहले जबलपुर छूट जाने की कसक ने रुला दिया था। गाड़ी रेंगने लगी। रामदीन ने जल्दी से जेब से कुछ नोट निकालकर बिश्ना की खाली हथेली पर रखकर उसकी मुट्ठी बंद कर दी। बिश्ना फूट फूट कर रो पड़ा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई और रामदीन बहुत पीछे छूट गया था। खिड़की के पास बैठा बिश्ना अपने घुटनों में सिर दबाए फूट फूट कर रो रहा था। 6 महीने में ही इस बेरहम शहर ने उसका सब कुछ छीन लिया था। आज यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, दौड़ती मोटरें, जगमगाती रोशनी, सब उसे बेजान लग रही थी। उसने एक बार भी इस मुर्दा शहर को देखने के लिए अपना सिर नहीं उठाया। वह जितनी जल्दी हो सके इस शहर से दूर चला जाना चाहता था। जबलपुर के पास ही एक गांव में बसे उसके परिवार में उसकी माँ के अलावा 2 छोटी बहनें हैं। अपनी थोड़ी सी जमीन थी, खेती से पूरा नहीं पड़ता था, इसलिए उसके माँ-बाप दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी भी करते थे। गांव में एक छोटा सा स्कूल भी है, जिसके मास्टर जी बिश्ना को बहुत अच्छे लगते थे। उन्हीं से उसने थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी सीखा था। गांव में दिन अच्छे गुजर रहे थे कि एक दिन खबर मिली कि उस इलाके में एक डैम बनने जा रहा है, जिससे आसपास का इलाका हरा भरा हो जाएगा। डैम की बात अभी पूरी तरह समझ में आई भी नहीं थी कि एक दिन सरकारी आदमी जमीन मापने आ पहुंचे। उन्होंने गांव की और जमीन के साथ साथ बिश्ना का पारिवारिक खेत भी माप लिया था। गांव के अधिकांश परिवार परेशान थे, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था। उजाड़े गए लोग जहां भी अपना दुखड़ा रोते, जवाब मिलता, जमीन का मुआवजा तो दिया जा रहा है, और फिर डैम बनने पर काम भी तो मिलेगा। गांव खुशहाल होगा सो अलग। 3-4 बरस बाद भी ना मुआवजा मिला, ना ही वे अपनी जमीन पर खेती कर सके। डैम का काम शुरू हुआ और राजनीति और भ्रष्टाचार में उलझकर बीच में ही ठप हो गया। गांव में बसे परिवारों को फाके की नौबत आ गई। गांव का मुखिया इस समस्या को दिल्ली पहुंचाना चाहता था। उन्हीं दिनों दिल्ली में एक बड़ी रैली होने जा रही थी। गांव के मुखिया ने भी चाहा कि बहती गंगा में हाथ धो ले। वे अपने और आसपास के गांव के पीड़ित किसानों को इकट्ठा कर रैली के बहाने दिल्ली चलने की तैयारी करने लगा। बिश्ना के घर में भी कई दिनों से फाके हो रहे थे। बच्चों और पति को सत्तू और चना देकर बहलाने वाली उसकी माँ 2 दिन से भूखी थी। एक एक कर घर के बड़े बर्तन और चांदी के चंद गहने जो उनकी विरासत थे बिक चुके थे। एक दिन बिश्ना ने सुबह उठते ही देखा कि माँ रो रही है और बाबा के कंधे पर एक झोला टंगा हुआ है। बाबा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोले, बेटा, माँ और छोटी बहनों का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। 10 बरस का बिश्ना क्या जाने कि बाबा क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और उसे अब क्या करना होगा। वह भी रोता हुआ बाबा के पीछे दौड़ पड़ा। घर से थोड़ी ही दूर चौपाल पर एक बस खड़ी थी। उस बस में बैठने से पहले एक आदमी ने उसके बाबा को कुछ नोट दिए, जो उन्होंने बिश्ना को थमाते हुए समझाया, संभाल कर ले जाना और माँ को देना, उन सब का ख्याल रखना। कहते हुए भारी मन से उसके बाबा बस में बैठ गए। बस में बहुत से लोग थे, कुछ जाने कुछ अनजाने। 4 दिन बाद जैसे ही पता लगा बस लौट आई है, बिश्ना भी भागा भागा चौपाल पहुंचा। एक एक कर बस से उतरने वालों को देखता रहा। बस खाली हो गई, लेकिन उसके बाबा नहीं उतरे। डरा सहमा सा बिश्ना बस में चढ़ गया। अंदर तक झांका, देखा, लेकिन बाबा कहीं नजर नहीं आए। तभी रोते हुए बिश्ना को बाबा के एक साथी ने पास बुलाकर समझाया, बिश्ना, तेरे बाबा नहीं आए, वहीं रह गए। मैं सांझ को घर आकर तेरी माँ से बात करूंगा। शाम को रमैया ने आकर बताया कि उसके बाबा दिल्ली में ही रह गए थे। वह वहां रहकर कुछ काम करना चाहते थे, 4 पैसे कमाना चाहते थे। वैसे भी अब गांव में रखा ही क्या था, वे जल्दी ही लौट आएंगे। सुनकर माँ रोई तो बहुत थी, लेकिन आने वाले सुनहरे भविष्य के सपनों ने उसे हालात से जूझने की हिम्मत दे दी। मजदूरी तो वो पहले भी करती थी, अब बिश्ना भी छोटा मोटा काम कर लिया करता था। बाबा के इंतजार में जैसे तैसे दिन गुजरने लगे थे। लगभग 1 साल बाद अचानक बाबा को घर के दरवाजे पर खड़ा पाया। झोला लेकर गए उसके बाबा एक छोटा सा संदूक लेकर लौटे थे। संदूक क्या था? जादू का पिटारा था, जिसके खुलते ही उसमें सबके लिए कुछ न कुछ निकल आया था। दोनों छोटी बहनों के लिए सिले सिलाए फ्रॉक थे।
बिश्ना के लिए नेकर कमीज और माँ के लिए रेशमी साड़ी थी। अंटी में नोट भी थे। घर में एक साथ इतनी खुशी लौट आई थी कि साल भर का दुख और फाके वे भूल गए थे। माँ ने उस दिन खीर और पूरी बनाई थी, जिसका स्वाद कई दिन तक मुंह में रहा और याद आज तक बाकी है। उसके बाबा तो आए 1 महीने हो गया था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ चला था। उस 1 महीने में बाबा ने दिल्ली के बारे में इतना कुछ बताया कि बिश्ना को सोते-जागते दिल्ली के सपने आने लगे थे। जब भी उसके बाबा दिल्ली की बात बताते, बिश्ना उनके साथ जाने के लिए मचल उठता। दिल्ली में उसके बाबा ने शुरू में बहुत मेहनत मजदूरी की थी। सामान ढोया, यहाँ तक कि ढाबों पर बर्तन भी मांजे, लेकिन अब पुरानी दिल्ली स्टेशन पर फल बेचने लगे थे। स्वयं मंडी जाकर फल लाते और बेचते, इसमें मुनाफा काफी था। वहीं स्टेशन पर खाना और पड़े रहना। इसी तरह साल भर गुजर गया था। अब बिश्ना साथ चलने के लिए जिद कर रहा था। बहुत सोच विचार के बाद निर्णय लिया गया कि अगर बिश्ना साथ जाएगा तो काम में मदद ही हो जाएगी। गाँव में तो मज़दूरी मिलनी ही मुश्किल है, वहाँ दिल्ली में काम की कमी नहीं। बिश्ना भी कुछ न कुछ कर ही लेगा। गाँव के स्कूल मास्टर से बात करने पर पता लगा कि वह चाहें तो गाँव मनी ऑर्डर से पैसे भेज सकते हैं। बिश्ना की माँ चाहती तो नहीं थी कि बाप-बेटा घर छोड़कर जाएँ, लेकिन हालात के हाथों मजबूर वह राज़ी हो ही गई। माँ को समझा दिया था कि वह दिल्ली से उनके नाम पैसे भेजते रहेंगे, जो उनके लिए काफ़ी होंगे। जिस दिन बिश्ना ने गांव की सीमा के बाहर कदम रखा, वह खुशी से नाच उठा। दुनिया इतनी बड़ी और खूबसूरत है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। पहली बार उसने रेलगाड़ी देखी थी। पूरे रास्ते खिड़की के पास बैठा बिश्ना बाहर का नजारा देखता रहा। पीछे छूटते पेड़, पहाड़, खेत, नदियां, नाले, गांव, शहर, हर पल उसे विस्मित कर रहे थे। दिल्ली पहुंचते ही ऊंची ऊंची इमारतें, जगमगाती रोशनी, दौड़ती मोटर कारें, भीड़ और न जाने क्या क्या देखकर वह खुशी से झूम उठा था। बिश्ना के दिल्ली आते ही जहां जरूरतें और खर्चे कुछ बढ़ गए थे, वहीं उससे आराम भी बहुत हो गया था। उसके बाबा ने शादरा में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। थोड़ा बहुत जरूरत का सामान भी धीरे धीरे जुटा लिया था। बिश्ना बाबा के घर पर खाना बनाने में मदद करता तो बाहर काम में पूरा हाथ बटाता था। वह फलों की रेहड़ी पर रहता तो बाबा मंडी हो आते थे। काम बढ़ चला था तो साथ ही आमदनी भी बढ़ रही थी। एक दिन बिश्ना ने अलग काम करने की इच्छा व्यक्त की। इतने बड़े शहर में काम की भला क्या कमी थी। उसके बाबा ने उसे सोमवार को गौरीशंकर मंदिर के बाहर और मंगलवार को यमुना बाजार के हनुमान मंदिर के बाहर हार, फूल, धूप, अगरबत्ती वगैरह के साथ बैठाना शुरू कर दिया। दोनों दिन भक्तों की भीड़ इन मंदिरों पर खूब होती है। बिश्ना की भी कमाई होने लगी। रात को उसके बाबा स्वयं आकर उसे वहां से ले जाते थे। बिश्ना को अभी रास्तों का ज्ञान जो नहीं था। एक सोमवार बिश्ना के बाबा उसे गौरीशंकर मंदिर के बाहर बैठा गए। उस दिन दोपहर बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश ने विकराल रूप ले लिया, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। फिर भी बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। बिश्ना बारिश से तो बचा रहा, लेकिन बाबा उसे लेने कैसे आएंगे, यह चिंता उसे खाए जा रही थी। देर रात उसके बाबा पानी में भीगते हुए जैसे तैसे उसके पास पहुंचे। उस रात घर के लिए कोई सवारी भी नहीं मिल सकी, अतः उन्हें घर भी पानी में पैदल ही जाना पड़ा था। सुबह होते ही बाबा को बुखार आ गया था। उस दिन बारिश शहर की गंदगी के साथ उनकी खुशियां भी बहा ले गई थी। उसके बाद उसके बाबा बिस्तर से नहीं उठ सके। हफ्तों बुखार नहीं उतरा और जब कम हुआ तो खांसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दिनों बाद तो खांसी में मुंह से खून भी आने लगा था। शुरू में तो बिश्ना घर बाहर अकेला ही जूझता रहा। दिन भर फल बेचता, सुबह शाम बीमार बाबा की दवा दारू करता, सेवा करता और खाना बनाता। दिन पर दिन इलाज महंगा होता जा रहा था और कमाई लगभग समाप्त होती जा रही थी। लेकिन उसके बाबा की हालत थी कि सुधर ही नहीं रही थी। 2 महीने से गाँव भी पैसे नहीं भेज पाए थे। अस्पताल के चक्कर, दवाइयाँ, टीके और खाना सब भारी पड़ने लगा था। 2 महीने से मकान का किराया भी नहीं दे पाए थे। एक दिन अपने बीमार बाबा को वो जैसे-तैसे रिक्शा पर बिठाकर अस्पताल ले गया। तबीयत ज़्यादा खराब थी, डॉक्टर ने उसके बाबा को वहाँ दाखिल कर लिया। बिश्ना बाबा के कपड़े और ज़रूरी सामान लेने जब घर गया तो मकान मालिक ने दरवाज़ा यह कहकर नहीं खोला कि पहले बकाया किराया दो, फिर अंदर आना। लाचार बेसहारा बिश्ना वापस अस्पताल लौट गया और वहीं रहकर बाबा की तीमारदारी में लग गया। अस्पताल में ही
उसकी पहचान रामदीन से हुई थी, जो अस्पताल में ही काम करता था। वह यदाकदा बिश्ना की मदद भी कर दिया करता था। दोनों में पता नहीं क्या भावनात्मक संबंध जुड़ गया था, लेकिन भौगोलिक संबंध यह था कि दोनों जबलपुर के रहने वाले थे। सरकारी अस्पताल का मामूली कर्मचारी जो अपना परिवार भी ठीक से पाल नहीं पाता, वह भला बिश्ना की कितनी मदद कर सकता था। हाँ, जब जब वह ड्यूटी पर होता, इस अजनबी शहर में बिश्ना को अपनेपन का एहसास जरूर रहता था। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। बिश्ना की अभी कड़ी परीक्षा शेष थी। एक सुबह जब बिश्ना ने जेब में हाथ डाला तो देखा बाबा को चाय पिलाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। रात की दवाइयां लाने में आखिरी नोट भी खर्च हो गए थे, जो उसने अपनी फलों की रेहड़ी बेचकर प्राप्त किए थे। वह अभी चाय की सोच ही रहा था कि उसके बाबा ने बहुत दूर की सोच ली थी। उन्हें अब चाय की जरूरत ही नहीं रही थी। रोते बिलखते बिश्ना को रामदीन अपने साथ ले गया था। लाश 3 दिन तक अस्पताल में अपनों के इंतजार में पड़ी रही। गांव खत तो भेजा था, लेकिन इतनी जल्दी वह पहुंचा ही नहीं होगा, और फिर वहां से आएगा भी कौन। बिश्ना बहुत कोशिश के बाद भी बाबा के अंतिम संस्कार के लिए चंदा नहीं जुटा पाया था। वह आज जान गया कि बड़े शहरों में मरना जीने से भी महंगा होता है। उसके बाबा का अंतिम संस्कार लावारिस लाशों की तरह होता रहा और वह दूर खड़ा देखता रहा। इकलौता बेटा होकर भी वह ना बाबा को मुखाग्नि दे पाया, ना कपाल क्रिया ही कर सका। गाड़ी तेज गति से पटरियों पर दौड़ती जा रही थी। आज अपना सब कुछ लुटाकर आंसुओं में डूबा बिश्ना इस पत्थरों के शहर से बहुत दूर निकल गया।